उत्तराखंड में जब आपने स्विच किया, कितना टाइम लगा आपको लोअर पीसीएस एग्जाम क्रैक करने में? जो उत्तराखंड में तैयारी करने का सोच रहे हैं, मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि आप टाइम मत देखिए, पहले आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होइए। आपने जो प्रीलिम्स की तैयारी करी वो कैसे स्टार्ट करी? क्योंकि प्रीलिम्स का ऑलमोस्ट सिलेबस सेम होता है और अब जितने एग्जाम आपने लिए, चाहे एफआरओ हो, चाहे एआरओ हाई कोर्ट का हो या फिर अपना पीसीएस लोअर पीसीएस। मेरी ऐसी तैयारी हो गई थी कि जब मैं प्रीलिम्स दे के आता था तो मुझे पता रहता कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर है। जो कट ऑफ है उससे लगभग 10-15 नंबर ऊपर होते थे। मैं अगर इसी लोअर पीसीएस परीक्षा की बात करूँ तो कट ऑफ गई थी 105, मेरे 126 नंबर थे। यानी प्रीलिम्स देते दिन ही मुझे पता था कि मेरा मेंस होगा। तो सर आपने मोड क्या चुना? मतलब आप कोचिंग का सहारा आपने लिया या सेल्फ स्टडी करी? इसके अलावा जैसे आप कह रहे थे कि और जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, आप स्पेक्ट्रम पढ़िए। और एंशिएंट और मिडाइवल के लिए आज की डेट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट का फ्री में अवेलेबल आती है, बहुत सारी कंपाइल्ड बुक्स होती हैं जिसमें टू द पॉइंट डेटा या टू द पॉइंट जो कॉन्सेप्ट है वो दिए रहते हैं, आप वो रेफर कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट है अगर वो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से, तो क्या उसे इंग्लिश में स्विच करना चाहिए, हिंदी में कंटिन्यू करना चाहिए? इंग्लिश की स्पेसिफिक तैयारी कैसे हो सकती है सर? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का नॉलेज ज़्यादा रहता है लेकिन आंसर राइटिंग से वो घबराते हैं। कैसे उस चीज़ को इंप्रूव किया जाए और कैसे सिलेक्शन किया जाए? प्रीवियस ईयर का ऑलमोस्ट 40% रोल है, क्योंकि आपको एक तो ये पता चलता है कि क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जा रहे हैं। एक आइडियल स्टूडेंट अगर आज से आपकी वीडियो देखने के बाद वो सोचता है कि मैं तैयारी करूँ, प्रीलिम्स जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आज ने टेंटेटिव डेट दी है मई के आसपास है, तो क्या इतने कम समय में प्रीलिम्स की प्रिपरेशन हो सकती है? जो पेरेंट्स देख रहे हैं अभिभावक, मैं उनको ये बोलूँगा कि अपने बच्चे पे भरोसा रखिए। अगर आप उनको समय दे रहे हैं और अगर वो सिंसियर है तो ज़रूर सफल होंगे। समय लगता है, मुझे बहुत लगा था, बट वो ज़रूर सफल होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मुकुल और आप देख रहे हैं माई टॉक शो। दोस्तों, माई टॉक शो के टॉपर्स पॉडकास्ट में एक और टॉपर आज हमारे बीच बैठे हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आप में से बहुत सारे व्यूवर्स हैं। कुछ दिन पहले हमने पूछा था अपने कम्युनिटी टैब में कि आप किन का इंटरव्यू देखना चाहेंगे, तो बहुत सारे व्यूवर्स ने हमारे कमेंट्स किए थे कि हमें लोअर पीसीएस के इंटरव्यू देखने हैं। तो आज आपके बीच में हम लोअर पीसीएस में जो सिलेक्ट हैं उनके इंटरव्यूज़ लाए हैं। तो हमारे साथ आज इंटरव्यू में हैं मनीष डिमरी सर, जो आबकारी इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हैं। लास्ट टाइम जो लोअर पीसीएस हुआ था वहाँ पर सर का सिलेक्शन हुआ था। तो सर से जानेंगे सर की जर्नी के बारे में, सर ने कैसे तैयारी शुरू करी, क्या क्या मोड सर ने अपनाए और कितना टाइम सर को तैयारी में लगा। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका माई टॉक शो। धन्यवाद मुकुल, पहले तो मुझे माई टॉक शो में बुलाने के लिए धन्यवाद। और मेरा जो भी एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सर एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमारे व्यूवर्स को आप अपना दे दीजिए। मेरा नाम मनीष डिमरी है, मैं उत्तरकाशी जनपद का रहने वाला हूँ। मेरी 10th और 12th राजकीय इंटर कॉलेज श्रीनगर गढ़वाल और नौगांव से ही हुई है। उसके बाद मैंने बीटेक किया है अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में जीआरडी देहरादून से। उसके बाद मैं 4 साल प्राइवेट सेवा में जॉब की है गुजरात में, प्रिंटिंग इंडस्ट्री में 2013 से 2016 तक। उसके बाद फिर जॉब छोड़ के मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। सर आपने बताया कि आपने बीटेक किया है। पहले तो सर वो मोस्टली ऐसा होता है कि बीटेक वाले ही सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं, तो इसकी कोई विशेष वजह है कि आप इस तरफ आपने रुख करा? पहले बीटेक करने के बाद मेरा तो ये था कि मैं अपनी जिस लाइन में टेक्निकल लाइन में ही जाऊंगा, तो इसलिए मैंने 4 साल जो मेरी रिलेटेड टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है या जो ब्रांच से रिलेटेड जॉब है उसमें मैंने काम किया। लेकिन कुछ टाइम बाद एक तो कुछ फैमिली रीज़न और थोड़ा मुझे उत्तराखंड में एज अ काम करना था, उत्तराखंड चाहे लोगों के लिए जो भी, तो उसके लिए मैं उत्तराखंड आना था। फिर मुझे उस दौरान ये सही माध्यम लगा कि पीसीएस परीक्षा यहाँ पे होती है, उसमें आप प्रतिभाग करके आप उत्तराखंड में रह के अपनी जॉब कर सकते हैं। सर आपने जब 4 साल जॉब करी तो जॉब के दौरान आपने कभी ऐसा सोचा था कि मतलब कि उसी दौरान आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी या प्रॉपर आपने जॉब छोड़ी देन उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट की? जब मैं जॉब कर रहा था उस दौरान तो ऐसा स्कोप नहीं था कि मैं पढ़ पाऊँ, और जॉब बहुत दूर थी तो मैं टच में भी नहीं था। मैं जॉब में प्रॉपर छोड़ी, उसके बाद घर वालों का सहयोग था। मैंने उन्हें बताया कि मैं इस तरीके का मेरा प्लान है, तो उन्होंने सपोर्ट किया। उसके बाद फिर मैं जॉब प्रॉपर छोड़ के 2017 से फिर मैंने तैयारी शुरू करी। सर जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी 2017 से, तो सर आपने मोड क्या चुना? मतलब आप कोचिंग का सहारा आपने लिया या सेल्फ स्टडी करी? कैसे आपने तैयारी स्टार्ट की? मैंने कुछ टाइम दिल्ली में एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करी तो 2017 में ऑफलाइन। उसके बाद फिर क्योंकि मैं उत्तराखंड पीसीएस का वेट कर रहा था, तो 17 से लेकर लगभग 21 तक कोई पीसीएस का फॉर्म आया नहीं था, तो उस टाइम मैंने दिल्ली में ऑफलाइन कोचिंग करी थी। लेकिन 2018 से मैं देहरादून शिफ्ट होकर पूर्णतया मैंने ऑनलाइन कोचिंग ही प्रेफर करी थी। जो भी जीएस का रिलेटेड मटेरियल है सब ऑनलाइन ही मैक्सिमम पढ़ाई थी। सर अब आते हैं स्टूडेंट्स का जो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन रहता है कि आपको तैयारी में मतलब लगभग कितना साल लगा कि सर उत्तराखंड की अगर हम बात करें, क्योंकि आप सीजीएल कर रहे थे, तो लेकिन आप उत्तराखंड में जब आपने स्विच किया, और कितना टाइम लगा आपको लोअर पीसीएस एग्जाम क्रैक करने के लिए? उत्तराखंड की जो पहले एक मतलब समस्या थी कि यहाँ 5 सालों में
पीसीएस या लोअर पीसीएस अपर पीसीएस का एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ। अब आपको कितना समय लगता है ये आप पे और जो परिस्थितियाँ उन पे डिपेंड करता है। मुझे समय ज़्यादा लगा क्योंकि मैं 2017 से 21 तक लगभग साढ़े चार साल वेट करता रहा। 2021 में लोअर अपर एफआरओ और महाधिवक्ता कार्यालय इन चारों का प्रीलिम्स मतलब नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था। तो जो उत्तराखंड में तैयारी करने का सोच रहे हैं मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि आप टाइम मत देखिए, पहले आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होइए। फिर जब आप एक नॉलेज लेवल, आप कॉम्पिटेंस लेवल अचीव कर जाओगे तो जो भी एग्ज़ाम होगा आप उसको ज़रूर क्रैक करेंगे। सर आपने ये तो बता दिया है, बट मुझे स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करेंगे कि आपने जो प्रीलिम्स की तैयारी करी वो कैसे स्टार्ट करी, क्योंकि प्रीलिम्स का ऑलमोस्ट सिलेबस सेम होता है। आप जितने एग्जाम आपने लिए, चाहे एफआरओ हो, चाहे एआरओ हाई कोर्ट्स का हो, या फिर अपर पीसीएस लोअर पीसीएस, तो प्रीलिम्स की तैयारी आपने कैसे स्टार्ट की? प्रीलिम्स जब कुछ सालों तक तो प्रीलिम्स नहीं हुआ था। जब 2021 में चारों नोटिफिकेशन आए तो एक चीज़ कॉमन थी, जीएस और कुछ पेपर में एप्टीट्यूड। तो मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि अगर एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करता हूँ तो मेरे चारों प्रीलिम्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी मुझे अगर कभी जैसे आरओ सचिवालय का उसके बाद प्रीलिम्स हुआ या अपर पीसीएस का हुआ तो वो ईजिली हो जाए। तो उससे लेकिन जो मेरी स्ट्रेटजी है उससे पहले आप डायरेक्ट यहाँ पे ना आके आप लोग पहले बेसिक जो बुक्स हैं उनका अध्ययन करें। मेरी स्ट्रेटजी में क्या था, मैंने 2016 से जितने भी आयोग ने एग्ज़ाम करवाए थे, और ये इसमें पीसीएस का एग्ज़ाम नहीं, जो भी एग्ज़ाम आयोग ने कंडक्ट कराए थे उनको थॉरोली एक एक क्वेश्चन मैंने अपने आप से करा था। हर क्वेश्चन को मैं करता था, अगर उसमें जो ऑप्शन है उनको चेक करता था कि ये कहीं और जगह ये इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट या नहीं है, उसकी मैंने कॉपी मेंटेन करी। प्लस जब एक बार पूरी बुक्स पढ़ने के बाद घटना चक्र पुनरावलोकन करके बुक्स आती हैं सारे सब्जेक्ट की, उसमें जो भी स्पेशली नॉर्थ इंडियन स्टेट में जो भी क्वेश्चन आए सब उसमें दिया रहता है और साथ में एक्सप्लेनेशन भी। तो बुक मैंने कम से कम 2-3 बार पढ़ी ताकि मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन कि क्या एग्जाम में पूछे जा सकते थे वो याद हो गए। और थर्ड मैंने फिर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी, तो उससे मेरा ये कॉम्प्रिहेंसिवली प्रीलिम्स क्लियर हो गया। बाकी जो एप्टीट्यूड सेक्शन वाला है उसके अलावा जो बेसिक बुक्स हैं वो पढ़िए, और जो स्टेट के अंदर लोअर अपर एफआरओ वहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं उनका प्रैक्टिस कीजिए। तो इससे मेरी ऐसी तैयारी हो गई थी कि जब मैं प्रीलिम्स दे के आता था तो मुझे पता रहता कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर है। जो कट ऑफ है उससे लगभग 10-15 नंबर ऊपर होते थे। मैं अगर इसी लोअर पीसीएस परीक्षा की बात करूँ तो कट ऑफ गई थी 105, मेरे 126 नंबर थे, यानी प्रीलिम्स देते दिन ही मुझे पता था कि मेरा मेंस होगा। इसी तरीके से अगर कट ऑफ 89 गई थी अपर में, मेरे 112 थे इस बार के आरओ में, तो ये मतलब कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कर ली थी। सर आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई, आपको थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि आप पीसीएस का वेट कर रहे थे, बट जैसा कि हम देख पा रहे हैं अभी नोटिफिकेशन आया, तो बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा तभी तैयारी करेंगे। तो एक आइडियल स्टूडेंट अगर आज से आपकी वीडियो देखने के बाद वो सोचता है कि मैं तैयारी करूँ, प्रीलिम्स जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आयोग ने टेंटेटिव डेट दी है, मई के आसपास है, तो क्या इतने कम समय में प्रीलिम्स की प्रिपरेशन हो सकती है? प्रीलिम्स की प्रिपरेशन हो सकती है, बस आपको थोड़ा बहुत जो जीएस का नॉलेज है वो आपके पास हो। अगर आप बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करें तो आपको हो सकता है आप क्लियर कर लो, लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वहाँ आपको दिक्कत होगी, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं होंगे, आपको जीएस का नॉलेज नहीं होगा तो वहाँ पे आपको दिक्कत आएगी। आप तैयारी करें, आप शुरुआत जो बेसिक बुक्स हैं पहले वो थोड़ा बहुत पढ़ें। अगर एनसीईआरटी वो नहीं पढ़ सकते तो हर एक सब्जेक्ट की एक बुक्स आती है जो सभी को पता है, जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। आज की डेट में आप इवन उत्तराखंड के ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक बार बेसिक बुक्स पढ़नी बहुत ही आवश्यक है। सर एक और डाउट क्लियर कर दीजिए कि बहुत से लोग का मानना है कि प्रीलिम्स की तैयारी अलग होती है, मेंस की अलग होती है, दोनों की तैयारी में क्या डिफरेंस है? कि आप बता रहे हैं कि आप 15 नंबर अप रहते थे, तो आप ऐसा क्या करते थे? प्रीलिम्स की तैयारी से पहले मतलब मेंस की तैयारी पहले करनी होती है आपको, क्योंकि जो चीज़ें हैं कॉन्सेप्ट है वो आपको मेंस के एग्ज़ाम के दौरान या मेंस की तैयारी के दौरान समझ। प्रीलिम्स के दौरान आपको उसका जिस्ट या बहुत ही मतलब एक्सपेंशन में नॉलेज चाहिए, और मेंस में आपको उस चीज़ की एक डेप्थ नॉलेज चाहिए। तो प्रीलिम्स में फैक्चुअल नॉलेज, कोई पर्टिकुलर कोई इवेंट हुआ है उससे रिलेटेड, लेकिन मेंस के दौरान आप उसकी डेप्थ चाहिए। तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी एक साथ होती है, बस प्रीलिम्स के 1-1.5 महीने पहले आपको जो आपका फैक्चुअल नॉलेज है उसको दोबारा से एक टाइप से ब्रश अप करना होता है, और वो चीज़ें फिर आपको एग्ज़ाम में आप रिकॉल कर पाते हो। क्योंकि अच्छी बात ये होती है आपके सामने ऑप्शन होता है, अगर आपने फैक्चुअल जो डेटा पढ़ा है इवन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी तो आपको याद आ जाएगा, पर आपकी मेंस की तैयारी पहले होनी चाहिए, उसके बाद आपकी प्रीलिम्स की तैयारी होती है। सर अब हम प्रीलिम्स पे ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे, जैसा कि हम प्रीलिम्स का सिलेबस जिसने नहीं देखा है तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं उसका सिलेबस। तो सर सबसे पहले उत्तराखंड के लिए आपने कौन कौन सी बुक सोर्स अपनाई प्रीलिम्स के लिए?
उत्तराखंड के लिए जो मेजर स्टूडेंट्स और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो उनके लिए तो और फिर परीक्षावाणी हो जाती है। तो परीक्षावाणी एक सफिशिएंट बुक्स है, मेरा भी यही मानना है। उसके साथ आप इकोनॉमिक सर्वे, बजट, और अगर आपको थोड़ा बहुत हिस्ट्री का नॉलेज लेना है तो अजय रावत पढ़िए, इतना सफिशिएंट है। बाकी जब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, उत्तराखंड आयोग जब आप यूकेपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ भी आप देखोगे कि किस तरीके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उससे आपका और नॉलेज अपडेट होगा। बट उत्तराखंड के लिए आप इतने से आपका काम बन जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास स्पेयर टाइम है तो आप बलोदी जी की बुक्स भी रेफर कर सकते हैं, लेकिन अजय रावत जी और परीक्षावाणी, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, करंट अफेयर्स, इससे आपका उत्तराखंड कंप्लीट हो जाएगा एनी एग्जाम। सर अब हम जीएस की बात करें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सबकी प्रीलिम्स के लिए कोई बुक? अगर आपने जो मेन बुक्स हैं, मतलब इकोनॉमी की अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो उसके लिए आपको पहले इकोनॉमी की रमेश सिंह पढ़ते हैं लोग, और जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है वो मुन्नाल सर के लेक्चर देखते हैं, वो काफ़ी रेलेवेंट है, वो आप देख सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट बुक्स, अगर आपकी इकोनॉमी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो आप डायरेक्ट जो घटना चक्र पुनरावलोकन है वहाँ से भी आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपको इकोनॉमिक सर्वे, बजट पढ़ने से पूरा समझ आ जाता है, उसमें जो भी टर्म है, फिस्कल डेफिसिट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर आपको ये सब समझ आता है तो आप डायरेक्ट सीधा करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे, बजट पढ़ सकते हैं, वहाँ से आपका मैक्सिमम इकोनॉमिक क्लियर हो जाएगी। उसके अलावा जैसे आप कह रहे थे कि और जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, आप स्पेक्ट्रम पढ़िए। और एंशिएंट और मिडाइवल के लिए आज की डेट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट का फ्री में अवेलेबल आती है, बहुत सारी कंपाइल्ड बुक्स होती हैं जिसमें टू द पॉइंट डेटा या जो टू द पॉइंट जो कॉन्सेप्ट है वो दिए रहते हैं, आप वो रेफ़र कर सकते हैं। और सर ज्योग्राफी और पॉलिटी के लिए? ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटी की 11th-12th एनसीईआरटी पढ़ी थी इंग्लिश मीडियम के लिए। हिंदी मीडियम के लिए परीक्षावाणी की एक बुक आती है, वो रेफ़र कर सकते हैं। और बाकी जो पॉलिटी है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सभी लोग पढ़ते हैं, और आप भी लोग भी वो बुक ज़्यादा वो बुक रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि वो बुक एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक है एग्जाम के पर्सपेक्टिव में। सर आप एक बात कर रहे थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर का कितना रोल रहता है सर की आपकी तैयारी के दौरान? प्रीवियस ईयर का ऑलमोस्ट 40% रोल है, क्योंकि आपको एक तो ये पता चलता है कि क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जा रहे हैं। क्योंकि अगर आपने तैयारी करी और आपने ये नहीं देखा कि एग्जाम में रेलेवेंट क्या है, जो घटना चक्र पुनरावलोकन की मैंने बात करी उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, क्योंकि आप देखोगे कि एक ही टॉपिक से एक क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है, यानी वो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूकेपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रैंडम जीके भी पूछते हैं, तो आपका रैंडम जीके क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपने बहुत ही डीप लेवल पढ़ा है लेकिन ये शैलो लेवल पे पूछ रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर एनी एग्जाम। मतलब आप बाकी चीज़ें छोड़ दो, आप मत पढ़िए बजट, इकोनॉमिक सर्वे बहुत ज़्यादा डीप में मत पढ़िए, लक्ष्मीकांत मत पढ़िए, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करने ही हैं और थॉरोली करना है। मतलब सर ये तो प्रीलिम्स का आपने बता दिया, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को जो है कि पता लग गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस रहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। हमेशा हम कोशिश करते हैं कि जब भी कोई हमारे गेस्ट आते हैं तो उनसे हम आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर लेते हैं। सर अब मेंस की बात करते हैं। मेंस के लिए सबसे ज़्यादा जो क्वेरीज रहती है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं मैक्सिमम लास्ट टाइम भी उनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, तो मेंस में फंस जाते हैं। तो मेंस की स्पेसिफिक तैयारी कैसे हो सकती है सर? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का नॉलेज ज़्यादा रहता है लेकिन आंसर राइटिंग से वो घबराते हैं, कैसे उस चीज़ को इम्प्रूव किया जाए और कैसे सिलेक्शन लिया जाए? और मेंस के लिए मैं यही कहूँगा, मेंस की जब आप तैयारी स्टार्ट करें तो आप मेंस की तैयारी स्टार्ट करें, यानी आप कॉन्सेप्ट को समझें, और फिर उसकी जब आप तैयारी कर रहे हो तो अगर आप उस समय नहीं लिखना चाहते या नहीं आपको उस समय आपको पता है कि कैसे लिखो, तो एक बेसिक आंसर फ्रेम करें। आप कोई सभी एग्जांपल अगर हम ये लिखें कि 1857 का जो रिवॉल्यूशन हुआ उसके क्या कारण से, आप लिख नहीं सकते उस समय जब आप पढ़ रहे हो, बट आपके माइंड में वो चीज़ें आपके मतलब एक स्ट्रक्चर बनना आना चाहिए। तो क्या होगा जब आप तैयारी के दौरान अगर आप एक मेंस का अपने बेसिक फ्रेमवर्क अपने मतलब दिमाग में तैयार कर लिया है, तो जब आपका रियल में मेंस एग्जाम होगा तो आपको आंसर राइटिंग करनी है। आप दिन में एक क्वेश्चन लिखो सफिशिएंट है, बट उस सब्जेक्ट से आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आपका क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपका पेन चल रहा है नहीं चल रहा है। क्योंकि एग्जाम में कोई भी मतलब बहुत कम लोगों के साथ होता है कि बहुत एक्सेलेंट आंसर लिखते हैं, आप कट ऑफ भी देखोगे तो 60% जाती है। यानी आप अगर आप एवरेज आंसर लिख के आ रहे हैं लेकिन आप पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। मतलब मैंने ये देखा है एग्जाम प्रोसेस में। सर हम लोग स्टार्ट करते हैं मेंस के राइटिंग से। सबसे पहले हम अगर हिंदी से शुरुआत करें, आपने देखा है कि अभी रिसेंटली जो है यूकेपीएससी ने सिलेबस को चेंज कर दिया। पहले जो 400-450 का पेपर होता था अब वो 675 का कर दिया है इंक्लूडिंग इंटरव्यू। तो सर जो स्टार्टिंग है हिंदी 100 नंबर की है, उस हिंदी का सिलेबस आपको पता है, पत्र लेखन है और अपठित गद्यांश है या फिर जो भी है, उस चीज़ को कैसे कवर करेंगे?
इस बार पहले हिंदी में ड्राफ्टिंग का पेपर होता था, ग्रामर नहीं पूछी जाती, तो ग्रामर इस बार ग्रामर ऐड हुई है सिलेबस में। आप हरदे बाहरी, मैक्सिमम लोग उसको पढ़ते हैं, आप हरदे बाहरी के बुक को रेफ़र कर सकते हैं। और ड्राफ्टिंग के लिए आदित्य पब्लिकेशन के बुक से आप लेटर का जो बेसिक फॉर्मेट है वो समझ लीजिए। ऑनलाइन बहुत सारे कई सारे लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन में कि किस तरीके से पत्र लेखन किया जाता है वो लिखा। इसके साथ मैं ये ऐड करना चाहूँगा, आप ये कर सकते हैं कि जो उत्तराखंड शासन के जो पत्र हैं उनका भी एक बेसिक फॉर्मेट होता है। आप गूगल करिए कि उत्तराखंड शासकीय पत्र, तो आपको कोई से पत्र देखने को मिलेंगे, तो उस पत्र का क्या बेसिक फॉर्मेट है वो देखिए। और पत्र के फॉर्मेट से इम्पॉर्टेंट होती है उसकी भाषा, क्योंकि जो राजकीय भाषा है तो उसमें जो बहुत ही एक औपचारिक लैंग्वेज होती है, तो उस लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, क्योंकि वहाँ पे आप जो पत्र की भाषा है वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। तो वो आप जब किसी के पत्र पढ़ोगे, दो लोगों के बीच में जो पत्राचार हो रहा है, जब आप उसको पढ़ोगे तब आप समझ पाओगे कि किस शब्दों का प्रयोग करना है, किन शब्दों का नहीं करना। आप सिमिलर एक जो स्ट्रक्चर बना है उसके अलावा दो बच्चों को अगर डिफरेंट नंबर मिलते हैं तो उसमें वो भाषा का ही खेल है। तो आप भाषा अपनी जो पत्र है, सरकारी पत्राचार के अंदर जो भाषा, राजकीय भाषा का इस्तेमाल होते हैं, वो आपको किसी के पत्र देखने से ही समझ आएगा। और सर इसके बाद अगर हम निबंध की बात करें, एस्से राइटिंग की, उसे कैसे इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि बच्चों का कंसर्न नहीं रहता है। अब तो एस्से राइटिंग का भी 100 नंबर का पेपर हो चुका है। ऐसे में आपके 3 डिफरेंट टॉपिक हैं, तो ऐसे एक आपका जीएस के नॉलेज का ही एक एक्सटेंशन है। वहाँ पे आपके जीएस का अगर आपको 100 वर्ड्स में आंसर लिखना है, 150 लिखना है, तो आपको 500 वर्ड में या 400 वर्ड में लिखना है। तो आपकी जो जीएस की नॉलेज है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वो यूज़ होगी। उसके अलावा बाकी आप जो बेसिक फॉर्मेट है आपकी इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, वो ऐसे में भी रहेगा। इंट्रोडक्शन के लिए आप कोई कोट या कोई आप कोई स्टोरी वो कोट कर सकते हैं। बात की जो बॉडी है उसमें आप टेम्पोरल एंड इकोनॉमिकल, हिस्टोरिकल, सोसाइटल, इस तरीके के बैकग्राउंड, इस तरीके के स्ट्रक्चर के अंदर आप आंसर लिखो या जो अपना ऐसे लिखो, तो फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे तैयार कर सकते हो। अगर आपको जहाँ पे भी मौका मिले वहाँ पे आप अपने से संबंधित या कोई आपको स्टोरी या कोई कोट पता हो फेमस पर्सनैलिटी का, वो अट्रैक्ट करता है। मतलब ये चीज़ यूज़ एग्ज़ाम में होती है। अल्टीमेटली आपको नंबर बेटर लेके आना है, और नंबर का और नॉलेज का कोई एक मतलब डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है और आप जो आपके पास लिमिटेड नॉलेज है उसको अगर आप बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे हैं तो यू विल गेन अ गुड मार्क्स। सर एक जो मिथ भी है लोगों के बीच में कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का थोड़ा सा ये रहता है कि लोग कहते हैं कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में तो एक एज मिलता है, तो आपका इसके ऊपर ओपिनियन क्या है कि कोई स्टूडेंट है अगर वो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से है तो क्या उसे इंग्लिश में स्विच करना चाहिए, हिंदी में कंटिन्यू करना चाहिए? देखो, अगर आपकी मैं भी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का पढ़ा हुआ छात्र हूँ, तो मेरी 12th तक की जो शिक्षा है वो हिंदी माध्यम में है। उसके बाद बीटेक करने के बाद उसके बाद मैंने इंग्लिश माध्यम को चुना। उत्तराखंड में जो भी एग्ज़ाम हुए तो मैंने अपनी टाइम के अकॉर्डिंग मैंने एग्ज़ाम दिया। हाँ, हिंदी में एक ड्रॉबैक है कि हिंदी में आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है लिखने में। तो अगर आप उस चीज़ को कवर अप कर सकते हैं तो भाषा का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मैंने लोअर पीसीएस में अपना ऐसे हिंदी में लिखा और अपर पीसीएस में इंग्लिश में लिखा। तो लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, आपके पास नॉलेज और आप उसको सही तरीके से स्पष्ट रूप से अगर लिख पा रहे हैं तो आपको नंबर मिलेंगे। और इस बार आप पीसीएस या लोअर पीसीएस किसी का भी रिजल्ट जाके देख लें, हिंदी माध्यम वालों ने अच्छे नंबर गेन करे हैं। जी सर, हम बात करते हैं जो पहले से लोअर पीसीएस में जीएस का पेपर होता था, एक ही पेपर होता था 200 नंबर का, अब पेपर 1 पेपर 2 कर दिया है। तो उस चीज़ की प्रिपरेशन कैसे की जाए और कैसे अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करा जाए? मतलब अगर हम बात करें हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर आर्ट एंड कल्चर, इन सब चीज़ के लिए। हिस्ट्री और ज्योग्राफी या कोई जो बुक्स हैं उनके जो बेसिक बुक्स हैं वो कॉमन ही रहेंगे। आप किसी भी सीनियर से गाइडेंस लो या किसी भी पॉडकास्ट, किसी भी यूट्यूब चैनल देखो, तो वो बुक्स बाय एंड लार्ज सेम रहती है। मेन होती है जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्स है उसको आपने कैसे यूटिलाइज करके एक सही आंसर प्रस्तुत करना है। तो जो जीएस का पहले क्या होता था कि आपको एक पेपर के लिए सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। इस बार एटलीस्ट ये आपके पास एक लीवे है कि आप अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो आपको 3-4 क्वेश्चन या 5-6 क्वेश्चन मिलेंगे, पहले एक ही क्वेश्चन आ रहा था। तो अब आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं जो मैंने अभी बताए भी, उनका यूज़ करके आपको आंसर राइटिंग करनी है। जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए उसके बाद एक दो क्वेश्चन लिखें, और अगर आपके पास समय मिलता है या फिर आपको परमिट करता है तो आप एक टेस्ट सीरीज लिखिए। सिर्फ ये देखने के लिए, टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन नहीं आते, टेस्ट सीरीज से ये देखने के लिए कि आप दिए गए समय में पेपर पूरा कर सकते हैं या नहीं, और जिस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आ सकता उसमें आप कितना मतलब लिख पाते हैं कि आपको कुछ तो नंबर मिले। सर एक जिक्र आपने किया है कि टेस्ट सीरीज़ का, तो जैसे बेसिकली होता है कि जब हम लोग पढ़ लेते हैं
उसके बाद खुद को इवेल्युएट कैसे करें? टेस्ट सीरीज का कितना रोल रहता है? क्या आपने मॉक टेस्ट दिए थे, क्या देने चाहिए? आपका इसके ऊपर ओपिनियन क्या है? मैं देहरादून में रह के मैंने अपनी तैयारी करी थी, तो मैंने कोचिंग संस्थान है वहाँ पे अपनी प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज ली थी। तो यही चेक करने के लिए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको मैं सही तरीके से रिप्रोड्यूस कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। अगर प्रीलिम्स है तो आप दिए गए टाइम में आप क्वेश्चन कर पा रहे हो, या जो जब भी कोई पेपर होता है उसके एक पर्टिकुलर सिलेबस से पेपर आता है, तो आप अगर आपके रेगुलर 60% नंबर आ रहे हैं तो यानी आप अगर पेपर कुछ भी आया तो आप 60% नंबर गेन कर पा रहे हो, यानी सिलेबस के आपके 60% तो पता है आपको। तो टेस्ट सीरीज मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं तो लोअर, अपर, FRO और सभी एग्ज़ाम में टेस्ट सीरीज ज़रूर दी। बाकी कोचिंग मैंने ऐसे स्पेसिफिकली करी नहीं, सिर्फ अपर मेंस के लिए करी थी, बाकी कोचिंग नहीं करी। लेकिन टेस्ट सीरीज मैं सभी को रिकमेंड करूँगा, यू शुड गिव इट। सर एक और चीज़ कि कितने घंटे की सेटिंग करनी चाहिए स्टूडेंट को, या आप कितने घंटे पढ़ते थे? क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है, तो बहुत से लोग आपको देखकर अब हो सकता है कि मोटिवेट हो, तो आप क्या कहेंगे इस चीज़ के लिए कि कितने घंटे स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए ताकि उनका लोअर पीसीएस एग्जाम क्लियर हो? अगर आपको आज वर्तमान परिस्थितियों में अगर सफल होना है तो आपको एटलीस्ट जब 1-1.5 साल का समय है जिसमें आपको अपनी फाउंडेशन क्रिएट करनी है, तो समय जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं पढ़िए। और अगर आप 4-6 घंटे 7-8 घंटे भी निकाल सकते हैं तो पढ़िए। 1-1.5 साल पढ़ने के बाद आपको दिन में 2 घंटे की आवश्यकता है, क्योंकि फिर आपका बेसिक क्लियर हो जाएंगे, आपको समझ है। फिर आप जब आपका एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम घटाया बढ़ा सकते हैं। बट पहली बार जब आपको पढ़ना है और कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना है तो आपको 1-1.5 साल लगभग आपको 7-8 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा। सर जैसे कि बहुत सारे बच्चे क्या होता है पढ़ाई के दौरान डिमोटिवेट हो जाते हैं। लास्ट टाइम उन्होंने एग्जाम दिया, उसमें नहीं हुआ, देन वो कंटिन्यू एग्जाम दे रहे हैं, बहुत कम मार्जिन से वो लोग रुक रहे हैं, तो वो लोग बहुत डिमोटिवेट हो गए हैं। तो उन लोगों का ये कहना था कि अगर हम ऐसा क्या करें कि सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि सिलेक्शन हो ही नहीं रहा है, मतलब बहुत दिक्कतें हो रही हैं। देखो, ये फेज प्रिपरेशन के दौरान सभी एस्पिरेंट्स के आता है। मैंने भी हाई कोर्ट ARO में दिया था। मेरे मेंस के मार्क्स सफिशिएंट थे, लेकिन मैं टाइपिंग आउट हो गया। तो ये एक वो मतलब एक मेजर इशू, या इसको एक सेटबैक के तौर पे ना लेकर हमें प्रिपेयर करना चाहिए और देखना चाहिए कि एग्ज़ाम प्रोसेस में हम जो रिक्वायरमेंट है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट 100 नंबर में आपको लगता है कि 100 नंबर में सिलेक्शन हो जाए, तो आप उससे ज़्यादा के प्रयास करो। और सिलेबस आपके पास है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास है, और आप अपने आप को मतलब थोड़ा मोटिवेट करने के लिए आप गाने सुन सकते हैं या फिर किसी पॉडकास्ट सुन सकते हैं, और हमेशा आप याद रखिए कि आपसे विपरीत परिस्थितियों के लोगों ने भी आपसे बहुत अच्छा किया है। तो उन चीज़ों को, छोटी मोटे जो सेटबैक्स आते हैं, और उनको छोड़ के आप जो ग्रेटर गोल है आपका उस पर फोकस करिए, आपका हो जाता है। और इसमें थोड़ा फैमिली का सपोर्ट है, तो अगर जो पेरेंट्स देख रहे हैं, अभिभावक, मैं उनको यही बोलूँगा कि अपने बच्चे पर भरोसा रखिए। अगर आप उनको समय दे रहे हैं और अगर वो सिंसियर हैं तो ज़रूर सफल होंगे। समय लगता है, मुझे बहुत लगा था, बट वो ज़रूर सफल होंगे। बहुत अच्छे आंसर सर आपने दिए हैं, और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन रहता है तो आपका नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सर एक चीज़ जो बहुत सारे व्यूअर्स इससे परेशान रहते हैं कि आज के दौर में सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो चुका है। अगर कोई बच्चा फ़ोन यूज़ कर रहा है, चाहे वो लाइब्रेरी में हो, घर पे हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, तो वो उसमें लूप में घुसता चला जाता है। आप पढ़ाई के दौरान इस चीज़ को कैसे आप मैनेज करते थे या आपने छोड़ा था? क्या आप व्यूअर्स को कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया आज की डेट में डिस्ट्रैक्शन है, और आज की डेट में मतलब जो रिसोर्सेज से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन को कम करने के लिए फोकस मेन इंपॉर्टेंट है। मतलब आज की डेट में फोकस सबसे जो एक कह सकते हैं कि एक कमोडिटी हो गई। अगर फोकस आपके पास है तो मतलब मैं अपना एग्जांपल दूंगा। मैं 2016 में जब मैं जॉब छोड़ी थी, उसके बाद फेसबुक में एक बार लॉग आउट करा था, डिलीट करा था। आज तक मैंने दोबारा लॉग इन नहीं करा, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और पढ़ाई के दौरान मैक्सिमम जो सोशल मीडिया ऐप थे वो बनते, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, आप इसको यूज कर सकते हैं, बट मॉडरेशन में। आप ये कर लीजिए कि अगर आप रात को 10 बजे या 12 बजे फ़ोन करोगे तो आप सुबह 12 बजे तक फ़ोन नहीं चलाओगे। उसके बाद आपके पास जो लिमिटेड टाइम है उसमें आप यूज़ करो। उसके अलावा अगर आप जो सोशल मीडिया को थोड़ा यूट्यूब साइड देखिए, और आप नोटिफिकेशन बंद रखिए। नोटिफिकेशन किसी भी सोशल मीडिया का ऑन नहीं होना चाहिए। आप यूट्यूब में आप कम डिस्ट्रैक्ट होंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर आप थोड़ा सा आपकी जॉब प्रोफाइल पे आ जाते हैं। आप आपका इंस्पेक्टर हैं सर, तो कैसी जॉब प्रोफाइल है? मतलब क्योंकि व्यूअर्स का ये भी रहता है कि कैसी जॉब है आपकी, और कैसा मतलब चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं, और कितना मतलब आप समय मिल जाता है आपको आगे की प्रिपरेशन के लिए? एज आपका इंस्पेक्टर के पद पे कार्य करते हुए मुझे 7-8 महीने हो गए। तो मेरा पर्सनल ये मानना है, मतलब चीज़ें में भी अलग हो सकती है, लेकिन पर्सनल ये मानना है कि जो लोअर PCS की जॉब है उसमें सबसे बेहतर जॉब यही है अकॉर्डिंग टू ग्रेड पे, और जो ओवरऑल जो जॉब की एक
डायनामिक्स है। और क्योंकि हमारे ट्रेनिंग पीरियड बहुत कम है, उसके बाद जो जॉब में आपकी पोस्टिंग है, सॉफ्ट पोस्टिंग है, आप कंपेटिवली जब सर्कल में होते हो तो थोड़ा आपके लिए चैलेंजेस है, लेकिन अगर आप अपने टाइम को मैनेज कर पाओगे तो आप निकाल तो सकते हो समय। आपके आंसर्स आपको मिल गए होंगे सर। अंत में इस वीडियो को बाइंड अप करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो भी आपकी वीडियो देखेगा उसको देखने के बाद आपका एक जो व्यूअर्स के लिए मैसेज होता है, कोई अगर नया प्रिपरेशन कर रहा हो या पुराना स्टूडेंट हो, उसको क्या ऐसी चीज़ें करे कि एक मैसेज के तौर पर आप, एक होता है ना कि अगर आपकी बात सुनकर उसको मोटिवेशन मिले, तो क्या वो बेहतर करे एक सोशल मैसेज हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए? मैं देखने वाले जो भी व्यूअर्स हैं उनको यही बोलूँगा कि अगर आपने सिविल सर्विसेज या इस एग्ज़ाम प्रोसेस में अगर आप कूद गए हैं तो समय लीजिए। पहले तो अच्छे से पढ़िए, 1-1.5 साल समय लीजिए। बहुत चीज़ों, मतलब बाहरी चीज़ों के बारे में सोचिए, इसका हो गया उसका नहीं हुआ। आप अपना समय लीजिए, आप अपने आप से एक अपने आप से ईमानदारी से बात कीजिए। आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप उसको सुधारिए। और अगर आप ईमानदारी से अपनी तैयारी करें तो आप इस एग्ज़ाम प्रोसेस में, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें, आप ज़रूर सफल होंगे। और ये मेरा विश्वास है, और अगर आप भी अपने अंदर ये विश्वास रखेंगे तो आप भी ज़रूर सफल होंगे। तो ये थे हमारे साथ मनीष डिमरी सर, जिनके साथ हमने अभी बातचीत करी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरीके से टॉपर्स के वीडियो देखने के लिए आप नीचे प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। हमने बहुत सारे जो लोअर पीसीएस हैं, अपर पीसीएस हैं, साथ ही वेरियस एग्जाम, चाहे बंदरोगा हो या आपके ग्रुप सी के एग्जाम हो, तो जो भी आप जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस चीज़ की वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। और अगले वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में एक नए टॉपर्स के साथ।